हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली मैं आपको लेकर आ गई हूँ क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के पेपर का पार्ट 2। ये जो पार्ट 2 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको। उससे पहले आप ये जान लें कि ये जो पेपर है वो सेट बी है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने पार्ट 1 को या पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप पार्ट ए को कम्प्लीटली देख लीजिए। इसमें आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर किया गया है। उसके बाद जो आगे से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपने पीडीएफ को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सबको बहुत हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ जो जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स बताए गए उनको याद कर लीजिए। और साथ में यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे पेपर को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है। तो ये जो पेपर है वो आपको कल के एग्जाम में यही के यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी बिना लापरवाही किए आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय लिखिए। उसके अथवा में हम देखेंगे तो चलिए यहाँ पे फिर हम देखेंगे सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर या केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो आपको ये 2 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए हम इनका जो उत्तर है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें उपचयन को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों को मिलाया जाता है। खाने की जो भी सामान है को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है ताकि वो वायु से क्रिया ना कर सकें तथा इस प्रकार उपचयन की गति धीमी की जा सकती है। तो ये हो गया उसका जवाब। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसका अथवा। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण हमें पता भी है कि सोडियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय धातु है। मतलब ये बहुत जल्दी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है और आग पकड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं विस्फोट होने की संभावना होती है। और ये जो जब ऑक्सीजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहला जो प्रश्न है वो देखने को मिल रहा है कि धातुओं के 2 गुण लिखिए और उसके अथवा में हम देखेंगे एक्वारेजिया क्या है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अपने उत्तर की तरफ और हम देखेंगे कि धातुओं की जो 2 गुण है वो क्या है। धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। उसके बाद धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। और भी आपको बहुत से गुण मिल जाएंगे जैसे कि जो आघात वर्धनीयता आपने देखा होगा। उसके बाद तन्यता का गुण पाया जाता है। ये सारे गुण जो है वो कहीं ना कहीं धातुओं में पाए जाते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, अधिकतर धातुएं चमकदार होती हैं। तो ये सब आप गुण आराम से इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्वारेजिया किसे कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि 1:3 का जो मतलब ये इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट बोला कि वार्षिक के लिए भी बिल्कुल आने की संभावना बन जाती है। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। उसके अथवा में हम देखेंगे डिटर्जेंट साबुन से अच्छे सफाई कारक डिटर्जेंट जो है वो साबुन से अच्छे सफाई कारक है। तो इसका क्या कारण है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, पेट्रोल तथा CNG मतलब
सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ध्यान में रखिए, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो सीएनजी या फिर पेट्रोल से चलने वाले स्वचालित जो वाहन होते हैं वो कम प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा अच्छे सफाई कारक हैं क्यों? तो इसका जो उत्तर है वो है डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा अच्छे सफाई कारक हैं, जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा कि डिटर्जेंट कठोर जल से भी शीघ्रता से झाग उत्पन्न नहीं करते, ठीक है ना। उसके बाद फिर है डिटर्जेंट कठोर जल में भी वस्त्र को साफ करते हैं, और जबकि साबुन कठोर जल में वस्त्रों को साफ नहीं करती। डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा जल में अधिक विलेय होते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिटर्जेंट की निर्मलन क्रिया साबुन से श्रेष्ठ होती है। तो ये थे यहाँ पे ये था इसका आंसर। जो 7th नंबर का क्वेश्चन है उसका जो अथवा है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर हम 8 में देखेंगे, हरे पौधे अपना भोजन किस क्रिया से बनाते हैं? नाम एवं समीकरण लिखिए। इसके अथवा में हम देखेंगे मनुष्य के आहार नाल का निम्नांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद तो चलिए हम इनके आंसर्स को जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मुझे बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद ही इसको कंप्लीट करके पढ़ सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश एवं जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो निर्माण करते हैं कहीं ना कहीं भोजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड इस क्रिया में मुक्त होती है। सब आप देख लेंगे। तो चलिए उसके बाद फिर हम देखेंगे मनुष्य का जो आहार नाल है उसका नामांकित चित्र देखिए आप यहाँ पे। तो ये जो है ये इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सारे ये जितने भी आहार नाल में जो आपको नामांकित चित्र हैं, नाम जो यहाँ पे दिए गए हैं, उनको बहुत ध्यान से समझ लेना, एक बार बना के भी देख लेना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है, चित्र सहित इसको भी समझाना और प्लेसेटा के 2 कार्य लिखना है। देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रा में कहीं ना कहीं मुकुलन का जो चित्र द्वारा ये समझाया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लेसेटा के जो कार्य है वो क्या है। प्लेसेटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद प्लेसेटा के द्वारा जो भ्रूण होता है उसको आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि पदार्थ उपलब्ध होते हैं, तथा भ्रूण के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इसी के द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। वहां से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका उत्तर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उसका अथवा में है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया। हम देखेंगे कि मनुष्य की कोशिका में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब जो संख्या है वो 46 है और जो जोड़ा है वो कितना है, 23 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मनुष्य में मादा का 23वां जोड़ा एक्स समान गुणसूत्र वाला होता है, परंतु नर का 23वां जोड़ा जो है वो भिन्न होता है। कहीं ना कहीं उसका गुणसूत्र कौन सा होता है, XY। तो 23वां जोड़े को ही लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है ना, जिससे मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। इसको आप पूरा और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें मेन इसमें क्या प्रक्रिया होती है, जब यहाँ पे कहीं ना कहीं यदि निषेचन के समय X गुणसूत्र का अंडाणु X गुणसूत्र के शुक्राणु से क्रिया करता है तो संतान X गुणसूत्र वाली अर्थात पुत्री होगी। और यदि क्या होता है कि X अंडाणु से Y शुक्राणु संयुग्मित होता है तो XY अर्थात संतान पुत्र होता है। तो यहाँ पे इसको आप चित्र द्वारा भी समझा सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे
कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उनमें आसानी से देखने योग्य विशेषताएं थीं और प्रत्येक लक्षण के दो विपरीत देखने योग्य लक्षण थे। तो ये था इसका उत्तर। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से कवर करवाऊंगी और कहीं ना कहीं क्वेश्चन 11 से हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यदि आपने पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।